नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। जेएनयू मामले पर देश भर में विरोध प्रदर्शन, कन्हैया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तिरंगा फहराना हुआ अनिवार्य। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने की पत्रकारों पर हमले की निंदा। पटियाला हाउस बार काउंसिल से माफी मांगी रिपोर्ट और राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात में उठाया मामला। अरुणाचल में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया यथास्थिति बनाए रखने का आदेश। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया पार्टी तोड़ने का आरोप। फरीदाबाद, कैथल और करनाल तक फैली जाट आंदोलन की आग। रोहतक में धारा 144 लागू, आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री के कोटा बढ़ाने के प्रस्ताव को किया खारिज। और सीहोर में प्रधानमंत्री ने किया फसल बीमा योजना का शुभारंभ। फसल खराब होने पर मिलेगा ज्यादा मुआवजा। 14 अप्रैल से दूसरे राज्यों में किसान बेच सकेंगे गेहूं। और आइए देखते हैं पहली खबर। पत्रकारों पर हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जेएनयू मामले में राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान पत्रकारों पर हमले का मुद्दा उठाया। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हमले की निंदा करते हुए पटियाला हाउस बार काउंसिल से रिपोर्ट मांगी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले ही इस घटना की निंदा कर चुके हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी नेताओं ने गुरुवार को केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि देश विरोधी हरकतें करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में विरोध की आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। जो हिंदुस्तान के युवा हैं, उनके अंदर ऊर्जा है, अलग अलग सोच है, अलग अलग सेंटिमेंट्स हैं, उनको एक विचारधारा से दबाने हम आरएसएस को नहीं दबाने देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की। केजरीवाल ने कहा कि कोई भी पार्टी देश विरोधी ताकतों का समर्थन नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। 80,000 की दिल्ली पुलिस फोर्स के बावजूद, इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बावजूद, आईबी इनके पास है, इंटेलिजेंस इनके पास है, रॉ इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, और फिर भी केंद्र सरकार 4 स्टूडेंट्स को पकड़ने में नाकाम हो गई। वहीं सीपीआई नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर कन्हैया कुमार को रिहा करने की मांग की। There must be all efforts to give him enough protection to his life in the jail. The all charges are baseless charges, and all these charges, including sedition, must be withdrawn forthwith. उधर बीजेपी ने कहा कि जेएनयू विवाद में पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सोच को जहां कुचलने की जरूरत है, वहीं कुछ निजी स्वार्थों के चलते, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते, राजनीतिक द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर वामपंथी और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। 9 फरवरी को जेएनयू में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगने के बाद इस पूरे मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ दिया है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। इस घटनाक्रम पर और जिस तरीके से लगातार 2 दिन पत्रकारों पर खुलेआम हमले हुए, वहां पर कवरेज के दौरान उस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ newslauni.com के एडिटर इन चीफ मधु त्रेहा हैं। मधु, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो मैं जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार 2 दिन कवरेज को लेकर खुलेआम पत्रकार हमले का शिकार हुए, और दोनों ही बार मैं कहूँ कि वकीलों की ओर से, कैसे आप देखती हैं और क्या ये माना जाए कि जिस तरीके का सिस्टम है सिक्योरिटी का लेकर पत्रकारों को लेकर, वो कहीं इसके लिए जिम्मेदार देखता है, या फिर दूसरी बड़ी वजह है जो कि पॉलिटिकल है? एक तो 2-3 चीज़ें, 2-3 मुद्दे हैं जो आपने अभी कहानी दिखाई है। उसमें सबसे पहले मैं निंदा करती हूँ कि ये सारे जो राजनीतिक मतलब पॉलिटिशियंस इसमें फ़ायदा उठाने के लिए पहुंच गए हैं। और राहुल गांधी अपनी स्पीच दे रहा है, अरविंद केजरीवाल अपनी स्पीच दे रहा है, सब फ़ायदा उठाने अपने लिए ये मतलब ट्विस्ट कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि
देश के फ़ायदा के लिए नहीं देख रहे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। दूसरा ये जो आपने पूछा कि ये पत्रकारों पर जो हमला हुआ है, ये तो सालों से हम सबको पता है कि जब किसी को पकड़ना होता है या किसी पर रेड करनी होती है, किसी को अंदर करना होता है, तो उसमें 2 मिनट नहीं लगेंगे। तो ये जो घूम रहे हैं, जो टेलीविज़न पर इंटरव्यू दे रहे हैं कि हाँ हमने मारा और हम फिर मारेंगे अगर कोई ऐसे बोलेगा, तो मैं पूछती हूँ कि ये लोग जब उनको नाम पता है, वो खुद मान रहे कि हमने किया, तो पकड़ क्यों नहीं रहे? बहुत आसान सा सवाल है और उसका सीधा जवाब मिलना चाहिए या उनको गिरफ्तार करिए। तो ये बहुत अजीब बात है। और ये एक बार जब मैं किताब लिख रही थी, जिस एक औरत का अरेस्ट हुआ था जो जर्नलिस्ट इन्वेस्टर थी जर्नलिज्म में, उसने मुझे एक सेंटेंस बताई कि मधु आप बाहर घूम रही हो क्योंकि किसी को जो पावर में है आप बाहर घूम रही हो क्योंकि किसी को आपका अंदर होना का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको अंदर होना है, उन्हें अंदर करना है, तो 1 सेकंड में अंदर जाओगे। तो ये डर पत्रकारों को और सब पर रहता है। पर ये मैं सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर हम मेक इन इंडिया की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मैं पूछ रही हूँ कि ये गवर्नमेंट की, सरकार के कंट्रोल से बाहर है, कि काबू से बाहर है, कि ये सब हो रहा है कि देश पहले टॉलरेंस इंटॉलरेंस में झगड़ा हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, डिविजन्स बिल्कुल पक्की बन गई साफ थी, दिख रही थी। अब फिर से ये बात हो गया एंटी इंडियन, एंटी नेशनल और देशद्रोही, ये सब फिर डिवाइड हो गया। तो ये कोई हिसाब से कर रहे हैं, सरकार हिसाब से कर रही है कि ये डरा के रखना है जनता को और बिल्कुल अपनी लाइन पर रहिए नहीं तो ऐसे होएगा, या ये उनके काबू में नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। तो अगर ये जान के कर रहे हैं तो मैं पूछती हूँ कि गांधी जी की जो सफलता थी, ये सफलता सिर्फ ये वजह से हुई थी क्योंकि पूरा देश उनके पीछे था, एक साथ खड़ा था। बिल्कुल। और अगर मेक इन इंडिया को सफलता देखनी है तो अगर देश इकट्ठा नहीं है तो फिर कैसे होएगा? तो क्या ये माना जाए कि सिस्टम के लिए मुश्किल हो रहा है इस वक्त ऐसे हालात से निपटना है, या अनुभव की कमी ऐसे मसलों को टैकल करने में कहीं आड़े आ रही है, या फिर राजनीतिक मंशा कुछ और है? नहीं, ये आपका सवाल ये है कि अगर होम मिनिस्ट्री कह रही है कि ये देशद्रोही हैं, अगर जेएनयू में ये काम हो रहा था, ये अगर सेल बन रही हैं विच आर एंटी इंडियन, तो होम मिनिस्ट्री को पता क्यों नहीं है? उनको इंटेलिजेंस क्या, उनकी इंटेलिजेंस क्या है कि उनको पहले क्यों नहीं पकड़ा? अगर 4 बच्चे नारे लगा रहे हैं तब जाके जागते हैं कि ये देशद्रोही हैं, ये कैसे हो सकता है? और उम्मीदवारों के बाद वो गायब हो जाते हैं। हाँ, और कोई किसी और को उनको पकड़ नहीं सकते, 4 बच्चे को पकड़ नहीं सकते, ये कैसे हो सकता है? और ये मैं पूछती हूँ, अब आप देखते हैं वाइस चांसलर जदवपुर का यूनिवर्सिटी का, उनने कैसे हैंडल किया? उन्होंने बोला उनको चिल्लाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी साइड जो उनके साथ झगड़ा कर रही थी कि ये देशद्रोही हैं, उनको भी चिल्लाने दो। उन इंटरव्यू में उन्हें पूछा किसी ने कि आप पुलिस को बुलाओगे? उनने कहा मैं नहीं बुलाऊंगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट मुझे बोलेगी कि हम पुलिस को भेज रहे हैं तो मैं अलाउ करूंगा। पर उनने नहीं बोला, मैं नहीं मंगा रहा, ये बच्चे एक जुलूस यहाँ निकालें, एक जुलूस दूसरी तरफ निकालें, तो निकालें, डिफ्यूज़ हो गया। क्या यहाँ पर ऐसा भी लगता है मधु कि मीडिया ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, चाहे वो सीधे तौर पर मैं कहूँ कि एक पक्ष दिख रहा था, कुछ साथ में खड़े होते नजर आए, कुछ उसके विरोध में इस पूरी घटना के बाद, कहीं उस रोल के चलते ये मामला ज़्यादा तूल पकड़ा और उसके चलते फ़ायदा उठाने की जो कोशिशें थी, चाहे वो राजनीतिक दलों की ओर से हो या फिर कुछ अराजक तत्वों की ओर से, उनको पूरा मौका दिया? मुझे लगता है कि आजकल के टीवी चैनल्स जो हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है ही नहीं। किसी ने पता नहीं किया कि वो ग्रुप कौन था। कई कह रहे हैं वो ABVP के लोग थे जो ऐसे स्लोगन चला रहे थे, कई कह रहे हैं कि नहीं वो वाकई कश्मीर के आज़ादी के लिए मांग रहे हैं, वो ग्रुप था। हमें असलियत अभी तक नहीं पता चली। तो जर्नलिज्म का काम है कि जाके वहाँ रिपोर्टर्स को भेजो, उनको ढूंढो, उनसे पता करो, इन्वेस्टिगेट करो कि असलियत क्या है। पर हमारे चैनल्स में क्या हो रहा है, ऐसे जैसे कोई पॉलिटिशियंस बैठ के जैकेट पहन के चिल्ला रहे हैं कि वो देशद्रोही है, हम नहीं सहारेंगे, उनको ये करो, उनको वो करो। ये जर्नलिज्म है? ये कब से जर्नलिज्म बन गया कि बैठ के लोगों पर चिल्लाओ और फिर सवाल पूछो और जवाब ना देने दो?
हमें अभी तक क्लैरिटी नहीं आई। इतने ढेर सारे चैनल्स हैं, आपको अभी तक पता है कि असलियत हकीकत क्या हुई, कौन है ये जो स्टूडेंट्स ने किया, किस लिए किया, किसी ने उनको प्रॉप किया, क्या पाकिस्तान की कनेक्शन है कि नहीं, आईएसआई की कनेक्शन है कि नहीं, आईसिस की कनेक्शन नहीं है कि नहीं, कश्मीर की कनेक्शन है कि नहीं, किस ग्रुप के साथ है कश्मीर से, अभी तक हमें जर्नलिस्ट को पता करना चाहिए। क्या ये माना जाए कि तो आजकल जो दौर है वो कुछ इस तरह का जर्नलिज्म है कि घटना होते ही तुरंत फैसले या निष्कर्ष को सामने दिखा देना अपने लिहाज से हर चैनल या फिर जो ग्रुप हैं, और उसके बाद जो जांच है, जांच एजेंसियां हैं, उससे किसी को कोई सरोकार नहीं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप एक तरफ ले जाएं और बाद में निकले कि वो आदमी जो आप उसके विरोध कर रहे थे और वो निकले कि वो बेकसूर है, तो फिर कोई चैनल में वापस आता है और माफ़ी मांगता है? कभी नहीं। वो अगले न्यूज़ पर भाग जाते हैं। तो ये जो इतना सीरियस, इतना खराब है जर्नलिज्म के लिए और देश के लिए, और मैं हैरान हूँ कि जनता भी कैसी है कि जनता देख के उनको टीआरपीज और देते हैं, वो तो मौज कर रहे हैं, और वो देख के उनका टेस्ट लेवल क्या है, और ऐसे वो सब जो कह रहे हैं वो मानते हैं कि ये सही है। अब बिना किसी अपने तर्क या फिर अपने समझ का इस्तेमाल करते हुए जनता ये, मैं कहूँ कि मजबूर है या फिर इजी तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लेती है कि जो दिखाया जा रहा है, जिसको मैं कहूँ कि आरोपी या फिर कातिल तक कहा जाता है, वो सच है। यही तो बात है कि कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, सवाल नहीं उठा रहा कि ये जो मैं देख रहा हूँ ये सच है कि नहीं। ये बहुत बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। जेएनयू विवाद, देश भर में विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति से मिले राहुल गांधी, कन्हैया की रिहाई पर कल सुनवाई। देखिए पहली खबर, जेएनयू पर घमासान, आज रात 8 बजे। जेएनयू विवाद के आरोपी कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में मंडी हाउस से जंतर मंतर तक एक मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं कन्हैया कुमार ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर कल सुनवाई हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर SAR गिलानी को पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिलानी को प्रेस क्लब में 10 फरवरी को अफजल गुरु को लेकर कार्यक्रम आयोजित करने के मामले में गिरफ्तार किया गया, जहां संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में कथित देश विरोधी नारे लगे थे। इस घटना के बाद कार्यक्रम के आयोजक और अज्ञात लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता लगभग साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के बुधवार के आदेश को वापस ले लिया। 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला शीर्ष अदालत ने फिर से गुवाहाटी हाई कोर्ट को भेज दिया है। हाई कोर्ट को इस पर 2 सप्ताह में फैसला करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस के 14 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फैसले पर गुवाहाटी हाई कोर्ट के स्टे से वो संतुष्ट हैं। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य में सरकार गठन पर किसी भी फैसले पर कोर्ट के आदेश का असर होगा। कैबिनेट ने कल ही अरुणाचल से राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की थी। दिल्ली में आयोजित वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस में तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तिरंगा फहराने का फैसला लिया गया और इसे अनिवार्य बना दिया गया। छात्रों में देशभक्ति की भावना जगाने के मकसद से फैसला लिया गया है। कॉन्फ्रेंस में आए सभी कुलपतियों ने इस प्रस्ताव पर सर्वसहमत से मुहर लगाई। कार्यक्रम में 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें हर विश्वविद्यालय में भेदभाव के मामलों पर रोक लगाने के मकसद से एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। अब छात्रों को अंग्रेजी के अलावा राज्य की प्रचलित भाषा में भी पढ़ने की सुविधा होगी। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। The 9th resolution
at a central place in every university. The national flag will be flown prominently and proudly. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में किसान रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना की मार्गदर्शक पुस्तिका का विमोचन कर इस नई योजना का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौसम की बेरुखी के बावजूद देश में किसानों ने पैदावार में कमी नहीं आने दी है। सीहोर में किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दावा किया कि फसल बीमा योजना से किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों को फसल क्षतिग्रस्त होने पर कम प्रीमियम पर अधिक बीमा राशि मिल सकेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार 14 अप्रैल से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की शुरुआत करेगी। किसान इसके माध्यम से अपना गेहूं प्रदेश से बाहर भी बेच सकेंगे। सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य के किसानों को सिंचाई समेत तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। समारोह में प्रधानमंत्री ने एक किसान को मृदा हेल्थ कार्ड भी प्रदान किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज लखनऊ में पार्टी के दलित सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बीजेपी और बीएसपी को दलित विरोधी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दलितों को राजनीतिक बराबरी हासिल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना चाहती है। कांग्रेस के दलित विकास सम्मेलन में हिस्सा लेने लखनऊ पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी दलित और कमजोर तबकों की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर दलितों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। बीजेपी के आरएसएस के लोग शिक्षा में एक विचारधारा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोच है कि सबको एक जैसी जगह मिलनी चाहिए, इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की 84 सुरक्षित विधानसभा सीटों के 1000 दलित नेताओं के अलावा करीब 450 दूसरे नेताओं को भी बुलाया गया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने इस सम्मेलन के जरिए बीएसपी के जनाधार में सेंध लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मायावती दलित हितों पर अपने स्वार्थ को तरजीह दे रही हैं। कांशीराम जी ने दलितों के लिए अच्छा काम किया और जो उन्होंने प्लेटफॉर्म मायावती जी को दिया, उसका प्रयोग मायावती जी ने ठीक से नहीं किया और जिस प्रकार से दलितों को यूपी में फायदा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इससे पहले लखनऊ पहुंचने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष को जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद राहुल गांधी अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा में जाट आरक्षण के केंद्र रोहतक जिले में धारा 144 लगा दी गई है। स्थिति बिगड़ने के बाद प्रशासन ने फैसला किया। उधर आंदोलनकारियों ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कोटा बढ़ाने का मुख्यमंत्री का प्रस्ताव खारिज कर दिया। रोहतक और झज्जर से शुरू हुआ जाट आरक्षण हरियाणा के नए जिलों में फैल गया है। फरीदाबाद, कैथल और करनाल में गुरुवार को आंदोलनकारियों ने रेल और सड़क सेवाएं बाधित की। रोहतक जिले में तो हालात इतने खराब हैं कि प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यहां अर्धसैनिक बलों को तैयार रखा गया है। दूसरे जिलों में भी रेल और सड़क सेवाएं ठप हैं। हरियाणा रोडवेज ने कई मार्गों पर बस सेवा रोक दी है। रेलवे ने भी अब तक 60 से अधिक ट्रेनों को रद्द किया है। इससे दूध, फल और सब्जियां जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति पर असर पड़ा है। बस नहीं चल रही, जिससे कि हम टाइम पर नहीं पहुंच रहे और कॉलेज प्रशासन भी दुखी है इससे।
प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए सालाना आय की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख करने का प्रस्ताव रखा था। सरकार को उम्मीद है कि आंदोलन जल्द खत्म होगा। We once again, on behalf of the government of Haryana, appeal to all these segments sitting on various dharnas and agitations at different places to immediately withdraw, because as such the government has already accepted their demands. हालांकि आंदोलनकारियों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उनका दावा है कि इस प्रस्ताव को लागू ही नहीं किया जा सकता। आंदोलनकारियों ने मांगे माने जाने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। ये राजनेता आदमी हमें तो बड़ी झूठी बातों में बहकाते रहते हैं और आरक्षण दिलवाते नहीं। इनकी नीति में फर्क है। इस बीच कांग्रेस का दावा है कि जाटों का आंदोलन राज्य सरकार की आपसी खींचतान का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो इनका आपस में विरोधाभासी जो आए हैं, भड़काऊ बयान आए हैं दोनों तरफ से, इनका सांसद कुछ कहता है, मंत्री कुछ कहता है, लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसका नतीजा है। 5 दिन पहले शुरू हुए जाट आंदोलन को छात्रों, महिलाओं और वकीलों का भी समर्थन मिल रहा है। कई जिलों में निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कुछ विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं अभी स्थगित कर दी गई हैं। जाट समुदाय ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गोवा विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सभी 40 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और गोवा में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। गोवा में मार्च 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बांग्लादेश भारत के साथ स्वास्थ्य सेवा में संयुक्त रूप से काम करना चाहता है। बांग्लादेश चाहता है कि इस प्रस्ताव में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की हिस्सेदारी हो। बांग्लादेश ने कहा है कि वो शुरुआत में सुविधाएं मुहैया कराने को तैयार है जो इस संयुक्त सेवा को शुरू करने के लिए ज़रूरी है। ये पहल पड़ोसी मुल्क स्वास्थ्य से जुड़े प्राइवेट सेक्टर के लिए सुनहरा अवसर है। बांग्लादेश सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सेवा में संयुक्त भागीदारी की पैरवी खुद बांग्लादेश बैंक के गवर्नर ने की है। बांग्लादेश बैंक के गवर्नर अतिउर रहमान ने फरीदाबाद में एशियन अस्पताल के अधिकारियों से मिलने के बाद ये बात कही। अतिउर रहमान चाहते हैं कि एशियन अस्पताल बांग्लादेश में भी खुले। I'm really learning from Asian Hospital, and I really want to replicate in a similar kind of hospital for the bankers. As a central bank governor, I have urged all the bankers to join hands to have a hospital like this. ढाका में पहले से ही एशियन अस्पताल का एक क्लिनिक है। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त हर साल बांग्लादेशियों को 20 लाख मेडिकल वीजा देता है, जिससे वो भारत में आकर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराते हैं। अतिउर रहमान का मानना है कि दूसरे देशों की तुलना में मरीजों को भारत में इलाज कराना सस्ता है। If we are joining hand and doing something in Bangladesh, we will be fine-tuning our costing as per Bangladesh requirement. However, the cost of equipment and cost of consumable is much higher because of the government tariffs in Bangladesh on import. It is for government to take call that what kind of hospital they want to see. वहीं स्वास्थ्य से जुड़े जानकारों का मानना है कि इस तरह की सुविधा बांग्लादेश में मुहैया कराने के लिए नियमों में सहूलियत और सुविधाओं की जरूरत है। हालांकि बांग्लादेश इन मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है। We need support from Bangladesh government because they have to give licenses if we are taking a specialist from here. And as I told you that we are looking concession on tariff. Obviously, it is not our hospital. We are just going to manage it. I think the Indo-Bangladesh relationship, both in political terms and economic terms, is at new height. And we want to take the relationship to a newer height. बीमारियों के इलाज के अलावा बांग्लादेश के लोग टेस्ट के लिए भी भारत आते हैं और अगर ऐसे में दोनों देशों के बीच ऐसी पहल की शुरुआत होती है तो न सिर्फ आने जाने का खर्च बचेगा बल्कि इलाज में आसानी भी होगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।